नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। समय समय पर ग्रह अपनी राशियां बदलते हैं और उसका कुछ प्रभाव हम सब पर होता है, तो इसे कहते हैं गोचर प्रभाव। तो अभी शुक्र के गोचर प्रभाव पर चर्चा करते हैं। शुक्र 6 नवंबर 2024 को अपनी राशि चेंज कर रहे हैं और किस राशि में आ रहे हैं, उसका नाम है धनु। तो यहां ये 1 दिसंबर तक रहेंगे, लगभग 3 हफ्ते। तो इसका क्या प्रभाव हम पर होगा, यही समझने का प्रयास आज के वीडियो में किया जाएगा। कुछ चीजें पहले शुक्र की जान लेते हैं, जिससे कि ये समझना आसान हो कि शुक्र का प्रभाव किस फील्ड में होगा। कोई भी एक ग्रह जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तो शुक्र का मुख्य लेना देना सौंदर्य, नृत्य, आभूषण, धन, वैभव, जीवन साथी, प्रेम से है। तो ये जो इसका फील्ड है, अगर ये अच्छा रहा तो इस क्षेत्र में आपको लाभ होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। और अगर ये ठीक ना रहा तो इसी क्षेत्र में आपको नुकसान होगा। तो शुक्र केवल एक दृष्टि से देखते हैं, साथी यानी जहां बैठते हैं वहां से ठीक सामने वाले घर को प्रभावित करते हैं। एक ही घर के कारक हैं और वो है 7वां घर, और किसी घर के कारक नहीं है। तो ये हुआ शुक्र के बारे में एक विचार। तो इसका मुख्य रूप से लेना देना कहां से हुआ, 7वें घर से। अब 7वां घर चौथे भाव से चौथा है तो सुख, दशम भाव से दशम है तो जीवन स्तर। तो जीवन स्तर बढ़ेगा, 7वां घर वैवाहिक जीवन और चौथा सुख, ये सब इंटरकनेक्टेड है। धन होगा, जीवन स्तर इंप्रूव होगा, समाज में रुतबा शान होगा, सुख होगा, अच्छी पत्नी होगी तो अच्छा शुक्र होगा। सब चीजें इंटरकनेक्टेड। तो एक और बात है कि धनु राशि में जो शुक्र हैं वो सब राशि में आते हैं, गुरु की राशि है। तो गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए दोनों ही गुरु हैं। लेकिन गुरु का दर्जा ऊंचा है, शुक्र का दर्जा थोड़ा सा नीचा है कंपैरेटिवली। तो इसका अर्थ ये होता है कि जब शुक्र गुरु की राशि में होते हैं तो समभाव में आ जाते हैं। वो कभी उनका विरोध नहीं करते, लड़ते नहीं, उनके साथ दुश्मनी वाला भाव नहीं लाते। तो समभाव का अर्थ है कि हाँ, ये न्यूट्रल जैसे इफेक्ट करेंगे, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। और इनकी दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के साथ इनका तालमेल अच्छा है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा जाएगा। तो जहां बैठे हैं वहां से कहीं अधिक अच्छा प्रभाव दृष्टि का देखने में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और मेष लग्न से शुरू करते हैं। मेष लग्न के लिए 9वें भाव भाग्य भाव में बैठे। अब किन 2 भावों के स्वामी हैं? यहां शुद्ध रूप से मारक हैं, शुद्ध रूप से मारक, नुकसान देने वाले। यानी मेष लग्न के लिए शुक्र बहुत फेवरेबल ग्रह नहीं है और मारक भाव का स्वामी होकर के वो बैठा है भाग्य भाव में। लेकिन एक और तरीके से देखें तो केंद्र का स्वामी यानी 7वें भाव का स्वामी बैठा है 9वें भाव में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में। तो वैवाहिक जीवन के सुखों के साथ से इसमें कोई कमी नहीं है। दूसरे एंगल से देखें कि दूसरा घर जो पैतृक संपदा का है, धन का है, उसका स्वामी भाग्य भाव में बैठा है। ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति है, कोई खराब स्थिति नहीं। तो जो भी ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठे होते हैं उसका प्रभाव कुछ हद तक ठीक ही देखने में आता है। यहां तक स्थिति ठीक हो गई। तो जीवन साथी के साथ तालमेल की स्थितियां, भाग्य के बढ़ने की गुंजाइश है, धन बढ़ने की संभावनाएं इंप्रूव होंगी। कार्य क्षेत्र जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। सुखों का अनुभव, सुखों की पा लेने की उम्मीदें बढ़ेंगी। प्रेम, इसका प्रेम से बड़ा जबरदस्त लेना दे रहा है। प्रेम के बढ़ने की अच्छी गुंजाइश दिखाई देगी। आपके एफर्ट्स के अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों से तालमेल की स्थितियों को भी कुछ इंप्रूव करेगा, जैसे उनका प्यार भरा सहयोग मिलना इत्यादि। तो मेष के लिए ना उसके बैठने के हिसाब से जिस भाव में, ना ही दृष्टि से कोई समस्या की बात है। मारक भाव का इम्पैक्ट ये देखने में आ सकता है कि अगर पहले से ही कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है जीवन साथी के साथ तो थोड़ी सी दिक्कत है। कभी कभी ये देखने में जरूर आ सकता है कि स्वास्थ्य का नुकसान जीवन साथी को, कुछ हद तक पिता को भी देखने में आ सकता है। ये बहुत माइनर इंपैक्ट है,
ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है। वृषभ की बात करते हैं तो ये लग्न के स्वामी हैं और 8वें भाव में ये बैठे हैं। अब जो भी ग्रह 8वें भाव में जाएगा वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने का अर्थ है कि उतनी प्रभाव नहीं देगा जितना मुझसे उम्मीद बांध के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आपका धन, मान सम्मान, सेहत को थोड़ा सा बड़ा प्रभाव देखने में जरूर आएगा। एक विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनी कि 6ठे भाव का स्वामी 12वें भाव में है, तो त्रिक भाव 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी एक दूसरे की राशि में चले जाएं, यह आधा योग हुआ, और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। तो शत्रुओं के दमन के हिसाब से, शत्रुओं का सामना करने और उनसे समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर अपनी थकावट, तालमेल, जीवन साथी से तालमेल, अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा खराब है। अंततोगत्वा ये माना जा सकता है कि ये उनके गोचर के हिसाब से बहुत अच्छा फल नहीं देगा, तो वृषभ के लिए थोड़ा नुकसान की स्थिति आएगी। मिथुन की बात करते हैं तो देखो मिथुन के लिए आएगा 7वें भाव में। 7वां भाव का भी कारक भी है, बहुत अच्छी स्थिति हो गई। यहां पर 12वें घर का और 5वें घर, ये 12वें और 5वें भाव का स्वामी है, ये स्थिति भी अच्छी है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। इसका अर्थ हुआ आपकी सोच समझ, आपकी प्लानिंग, आपके विचार करने का ढंग में प्रेम होगा, भाषा में, व्यक्तित्व में प्रेम होगा। जब आप प्रेम से, दिल से किसी बात को सोचेंगे, करेंगे, जीवन साथी से तालमेल करेंगे, या जिनसे आपका प्रेम है उनके साथ आप प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे, संतान से प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो लाभ होगा। इसी दौरान संतान के विवाह से संबंधित भी कुछ काम हो सकते हैं, अगर आपकी उम्र इतनी है तो ये भी देखने में आ सकता है। इस शुभ कार्य का बहुत सा धन खर्च भी हो सकता है, ऐसा भी देखने में आ सकता है। आपके मान सम्मान, चेहरे की चमक, रौनक, सेहत इंप्रूव होगी, ये सब भी ठीक है। तो वैवाहिक जीवन का सुख, आनंद, संतान के वैवाहिक जीवन आने का, उनके विवाह करने का सुख, इस संबंध में धन खर्च करने की संभावनाएं अच्छी हैं। कोई गड़बड़ नहीं, कोई समस्या नहीं, मिथुन के लिए बहुत अच्छा है। जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो बड़ा फेवरेबल रहेगा। कर्क के लिए स्थिति थोड़ी खराब है, या सबसे ज्यादा खराब हालत है, क्योंकि वो 6ठे भाव में है। अब 6ठे भाव में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र अपनी नीच राशि में होता है। ये 6ठे घर में जो भी जाता है वो शत्रुवत व्यवहार करने वाला हो जाता है, और शुभ ग्रह का 6ठे घर में जाना सबसे ज्यादा कमजोर। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपकी आमदनी पर जबरदस्त देखने में आएगा, सुखों पर देखने में आएगा, माता जी के स्वास्थ्य, अपना मन, इन सब चीजों में एक नेगेटिविटी आएगी। तो थोड़ा सा आपको माता जी के स्वास्थ्य से संबंधित, उनसे तालमेल से संबंधित, उनसे दूर होने का योग, क्योंकि चौथा घर हमारे अपने घर का भी योग दिखाता है। घर से दूर होना, अब घर से दूर होना, घर का बेचना भी हो सकता है, घर से दूर जाना, यात्रा भी हो सकता है, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां देखने में आ सकती हैं। तो थोड़े से ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अगर आप यहाँ ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपको ये दिक्कतें देखने में आएंगी। तो तनावपूर्ण माहौल है, 12वें घर में दृष्टि का भी कोई विशेष सुख नहीं मिलेगा, खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तय समझिए कि कर्क को ये गोचर शुभ फल देने वाला नहीं है। सिंह की बात करते हैं, सिंह के लिए 5वें भाव में गोचर में बैठेंगे और 3रे और 10वें भाव के स्वामी है। अच्छी स्थिति है, केंद्र त्रिकोण का एक योग बैठ रहा है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। इनकम के घर यानी 11वें भाव पर, आय के भाव पर पूर्ण दृष्टि है, शुभ, वो भी बहुत अच्छा है। तो आपकी कल्पना में प्रेम, आपके विचारों में प्रेम, विचारों में एक मीठी शरारतें बढ़ेंगी, आमदनी बढ़ने का भी योग अच्छा है, इसमें भी कोई समस्या दिखाई देती। आपके एफर्ट्स के रिजल्ट 3रे भाव से 3रे भाव में बैठा है, 3रे भाव का स्वामी अपने से 3रे भाव में बैठा है, इसलिए प्रयासों के रिजल्ट, प्रेम, अपनापन, नई मित्रता की शुरुआत, नए संबंधों की शुरुआत, पुराने संबंधों में नयापन आने की गुंजाइश बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो सिंह के लिए मोटे तौर पर इसमें कोई नुकसान की स्थिति नहीं दिखाई देती। कन्या लग्न की बात करें तो कन्या के लिए ये स्थिति इस तरह से है कि 4थे भाव में शुक्र बैठेंगे, 4थे भाव में वो बैठ रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी है। फिर से केंद्र त्रिकोण की एक स्थिति बनी और एक केंद्र के स्वामी यानी केंद्र और त्रिकोण का जो योग बैठा और धन भाव के स्वामी है, 2रे भाव के। धन भाव के स्वामी का केंद्र से जब भी कोई तालमेल बनता है या भाग्य से बनता है तो इसे धन योग कहते हैं। फिर से समझिए, धन भाव का स्वामी यानी 2रा भाव,
भाग्य भाव का स्वामी यानी नौवां भाव का आपस में कोई संबंध हो और वो ग्रह केंद्र में हो तो विशेष सुफल दे सकता है आर्थिक तौर पर। तो जबरदस्त आर्थिक बूम, कुछ लाभ, कुछ जबरदस्त कमन, भाग्य की कृपा या पैतृक संपदा की कृपा, कुटुंब से बहुत जबरदस्त सहयोग, धन की प्राप्ति की संभावना दिखाई देती है। इसका बहुत सा लाभ हो सकता है, सुख बढ़ना, आनंद बढ़ना, अपने घर यात्राएं, विदेश यात्राएं, ऐसे योग बढ़ना, घर की सजावट का अवसर मिलना, ये सारे देखने में आएंगे। लगभग कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं दिखाई देती, सब कुछ पॉजिटिव है। जीवन स्तर, कार्य क्षेत्र, परिस्थितियां, वैवाहिक जीवन, परिवार से तालमेल, ये सभी कुछ आनंदमय है। तो कन्या के लिए स्थिति सुकून भरी। अब तुला लगन के खुद के स्वामी है और तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव संघर्ष का, मेहनत का, कोशिशों का, रिजल्ट निकालने की ताकत और जुनून का होता है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये 8वें भाव का स्वामी भी है। अच्छा, एक नियम है कि कोई ग्रह एक साथ लगन का और अष्टम भाव का हो, ऐसा तुला लगन में और मेष लगन में संभव है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे अष्टमेश नहीं गिना जाता, उसे लग्नेश गिना जाता है। तो शुक्र यहां सिर्फ लग्नेश गिने जाएंगे। लग्नेश का तीसरे घर में आना, संघर्ष करके विजय प्राप्त करने का योग, भाग्य का जबरदस्त सहयोग प्राप्त करने का योग, सेहत, व्यक्तित्व, आपकी इमेज, आपके शब्दों का जादू, आपका इम्पैक्ट इंप्रूव होगा। सभी कुछ स्थितियां ठीक हैं, ऐसी कोई खराब परिस्थिति यहाँ पे देखने नहीं आई। अपने भाइयों से प्रेम और अपनापन, अपने स्टाफ के साथ प्रेम और अपनापन बढ़ेगा, अच्छी स्थिति है। धन संग्रह का भी बड़ा अच्छा योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक के लिए दूसरे भाव में आएगा। दूसरा भाव धन भाव का है और शुक्र तो धन के स्वामी है, कारक हैं, तो थोड़ा बहुत धन की स्थिति को इंप्रूव करता है। लेकिन इसमें एक नुकसान ये देखने में आता है कि वो दो मारक भाव, एक 7वें भाव और एक 12वें भाव, त्रिक भाव का स्वामी है। 12वें भाव के स्वामी का धन भाव में आना, कुछ हद तक खर्चे बढ़ना देखने में आता है। और जीवन साथी से 8वें घर, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो ये वृश्चिक के लिए शुभ स्थिति नहीं है। लेकिन आपकी भाषा में प्रेम बढ़ेगा, बोलने की कला इंप्रूव होगी, कुटुंब से सहयोग बढ़ेगा, थोड़ा बहुत धन खर्च होने का, ऐसी कोई हेल्थ इश्यू जिसे यूरिन इन्फेक्शन जैसा कह सकते हैं, हो सकती है। तो वृश्चिक के लिए ये प्रभाव शुभ नहीं है, इसमें कोई ना कोई तनाव देखने में जरूर रहेगा। धनु की बात करें तो लगन में ये गोचर होगा, लगन में ये अच्छा फल देने वाला है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से, सुखों के हिसाब से, विवाह होने की संभावना के हिसाब से, प्रेम के हिसाब से तालमेल बहुत अच्छा है। जीवन साथी से तालमेल, ससुराल वालों से तालमेल अच्छा रहने की पूरी गुंजाइश है। धन बढ़ने की, आमदनी बढ़ने की बहुत अच्छी गुंजाइश है। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि वो 7वें भाव का भी, 6ठे भाव का भी स्वामी है, तो स्वास्थ्य को कोई दिक्कत देखने में। अब यहाँ एक विशेष बात और समझिए कि धनु के लिए क्या स्थिति है कि वो 6ठे भाव और 6ठे से 6ठे 11वीं दोनों भावों का स्वामी है, और ये दोनों ही भाव बुरे भाव हैं कुंडली के हिसाब से। तो ये स्वास्थ्य की हानि करवाने में सक्षम है। आनंद अपनी जगह है, वैवाहिक जीवन का सुख अपनी जगह है, प्रेम का सुख अपनी जगह, और स्वास्थ्य अपनी जगह। तो धन का अधिक खर्च होना, स्वास्थ्य के कोई नुकसान देखने में आना, किसी तरह का थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ के कारण आनंद की कमी महसूस होना संभव है, चोट लगना संभव है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्यादा उम्मीदें नहीं होती वैसे शुक्र में चोट लगने की, पर गुंजाइश बनी रहती है, तो सावधानी आवश्यक होगी। मकर पे आ जाते हैं। मकर के लिए ये केंद्र त्रिकोण का योग बनाता है और 12वें घर में बैठा है। आमतौर पर 12वें घर में ग्रह थोड़ा कम शुभ फल देते हैं, लेकिन सिर्फ शुक्र को विशेष गुण प्राप्त है कि ये 12वें भाव में जाके भी बहुत अच्छा फल देता है। आनंद, सुख, वैभव, धन का संग्रह बढ़ेगा, आपके सोच समझ विचार, आपकी कल्पना में प्रेम और अपनापन, अच्छे विचार बढ़ेंगे, स्टेटस इंप्रूव होगा, धन का, सेहत का, व्यक्तित्व का लाभ होगा, आपके चेहरे बोले, आपके अंदाज, आपकी पर्सनैलिटी का आपको लाभ होगा। यहाँ लगभग कोई भी नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं देता है। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आपकी बातचीत, व्यवहार से शत्रुओं से या जो कोई काम अटके हुए हैं उसके भी निकलने की गुंजाइश बन जाए। तो मकर के लिए ये गोचर फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। कुंभ,
अब कुंभ के लिए भी एक केंद्र त्रिकोण योग बनाता है बहुत अच्छा और जबरदस्त कारक है शुक्र ग्रह, और बैठा है 11वें भाव में अभी। तो आमदनी इंप्रूव होगी, सुख इंप्रूव होंगे। इसकी पूर्ण दृष्टि संतान के घर पर है। संतान के विवाह, संतान के आनंद से संबंधित भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, भाग्य के लाभ दिखेंगे। घर में धन, सुख, आनंद, प्रेम, अपनापन बढ़ेगा। जीवन साथी से तालमेल की इंप्रूवमेंट होगी। मित्रों से भी प्रेम संबंधों की स्थितियां सुदृढ़ देखने में आएंगी। तो बहुत अच्छी स्थिति है। किसी तरह का कोई भी नुकसान कुंभ को नहीं है। हर तरीके का आनंद और मंगल ये उसका आधार बनता हुआ। जरूरी नहीं है सब कुछ इस 3 हफ्ते में हो जाए, पर रिजल्ट जरूर आएंगे, बहुत फायदेमंद है। मीन के लिए स्थिति दशम भाव में बैठ रही है। वैसे तो वो दशम भाव में कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये अष्टम भाव और अष्टम से अष्टम, 8वां मृत्यु, 8वें से 8वां भी मृत्यु यानी तीसरा भाव। तो भाव और भाव से भाव दोनों सूरतों में इसकी स्थिति खराब है। और दशम भाव में बैठेगा तो जीवन स्तर को थोड़ा नीचे लेके जाएगा। तालमेल की थोड़ी कमियां, धन की कमी, कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा तनाव, उसका इंपैक्ट। सुखों की स्थिति तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो जिन भावों का स्वामी उस हद से तनाव, चिंता, फिक्र बने रहना, इसका इंपैक्ट फिर वैवाहिक जीवन पर भी आ जाएगा। क्योंकि हमारा सुख, हमारा जीवन स्तर, हमारा धन और हमारा वैवाहिक जीवन ये कुछ हद तक इंटरकनेक्टेड है आपस में। अगर एक खराब होगा तो उसका इंपैक्ट तीनों पर आ जाता है। तो मीन के लिए ये गोचर शुभ फल देने वाला नहीं दिखाई देता। वो 5 लग्न राशियां कौन सी हैं जिन पर ये शुभ नहीं होगा? तो वो है वृषभ, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन। इनके लिए ये गोचर शुभ फल देने वाला नहीं है। बाकी 7 लग्नों के लिए ये बहुत अच्छा गोचर का फल प्राप्त होगा। अब जिनको किसी तरह का भी कोई तनाव या परेशानी फील हो तो क्या उपाय कर सकते हैं, वो उपाय मैंने स्क्रीन पर आपको लिखकर दिया दिए। ग्रह का बीज मंत्र भी लिखा है और दान करने वाली वस्तुओं का भी मैंने डिटेल लिखी है। तो आप इस उपाय का अगर इस्तेमाल करते हैं तो संभावनाएं बढ़ेंगी कि कष्ट कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।